भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कुलीन नहीं था, जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को पार कर गईं। कालाशोक के बेटे नंदीवर्धन के एक अधिकारी ने राजकाज और दरबार में खास रुतबा बना लिया और जल्दी ही शिशुनाग राजतंत्र को अपने काबू में कर लिया और स्वयं को सम्राट घोषित करके नंद वंश की स्थापना की। महापद्म नंद का सत्ता में आना एक बड़ी और महत्वपूर्ण घटना थी। महापद्म नंद, जिसका कहीं कहीं महापद्मपति, उग्रसेन या अग्रसेन और यूनानी ग्रंथों में अग्रमिस के रूप में उल्लेख मिलता है। महापद्म नंद ने मगध को एक बड़े साम्राज्य में तब्दील कर दिया। जिस मगध को बिंबिसार ने एक महाजनपद बनाया था, वहीं उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे मगध राज में तब्दील किया। लेकिन उस राज को साम्राज्य में परिवर्तित करने वाले थे महापद्म नंद। पूरब में चंपा, दक्षिण में गोदावरी, पश्चिम में व्यास और उत्तर में हिमालय तक महापद्म नंद ने मगध साम्राज्य की सीमा रेखा खींच दी थी। लगभग सभी महाजनपद इसमें समाहित हो गए थे और यह सब महापद्म नंद ने बिना किसी चाणक्य के किया था। महापद्म नंद ने निकटवर्ती सभी राजवंशों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और केंद्रीय शासन की व्यवस्था लागू की। इसीलिए सम्राट महापद्म नंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है। जनश्रुतियों और इतिहास में 9 नंदों की चर्चा है। ये सभी राजा थे। उग्रसेन, जिसे महापद्म नंद भी कहा जाता है, इनके 8 पुत्र थे। इन 8 में धनानंद अंतिम राजा हुए। महापद्म नंद ने अपने पुत्रों के बीच एकता बनाए रखने के लिए 9 नंद की पहल की। जब महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की और नंद वंश के प्रथम शासक बने, तब निम्न कुल की वजह से मगध के कई लोग इनसे घृणा करते थे और इनसे चिढ़ रखते थे। यही वजह रही कि नंद वंश के प्रथम शासक महापद्म नंद की आवश्यकता से अधिक बुराइयां की गईं, जिसका प्रभाव आने वाले समय में इतिहास पर भी पड़ने वाला था। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि महापद्म नंद के लिए गणिका यानी वैश्या का बेटा, निम्न कुलीन यानी नीचे कुल का, अनभिजात और नापीत कुमार यानी नाई का बेटा जैसी बातें समाज में फैलाई गईं और उनकी अवहेलना की गई। इस वंश को इतिहासकारों ने अधिक महत्व नहीं दिया। इसके अनेक कारण हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों और स्रोतों के अनुसार यह पहला शासक था जो समाज के निचले पायदान से आया था। मगध के समाज में भी ऐसे लोग पर्याप्त संख्या में थे जो इस तरह के एक व्यक्ति के राजसत्ता में आ जाने से चकित और चिढ़े हुए थे। यह तो निश्चित है कि समाज के तथाकथित बड़े लोगों के बीच उसकी मान्यता नहीं थी, चूंकि यही बड़े लोग पुराण और अभिलेखों के रचयिता होते थे। यही वजह रही कि इन लोगों ने पुराणों और अभिलेखों में महापद्म नंद और नंद वंश के बारे में जो अपनी सोच रखी, उसे इतिहास के पन्नों में उतार दिया। यह ठीक है कि उसकी सामाजिक औकात कमजोर थी और यह भी मान लिया कि वह नीच कुल का उत्पन्न हुआ था। वह किसी राजा का बेटा नहीं था और एक फटे हाल नाई का बेटा था। जैसा कि कर्टियस ने लिखा है कि उसका पिता नाई था जो दिन भर अपनी कमाई से किसी तरह पेट भरता था। लेकिन फिर भी महापद्म नंद ऐसा राजा या शासक नहीं था जिसकी उपेक्षा की जाए। उसकी चुनौतियां चंद्रगुप्त से कहीं अधिक कठिन थीं। उसने किसी मजबूत और यशस्वी राजा को नहीं, बल्कि एक पिलपिले कठपुतली चरित्र वाले राजा नंदीवर्धन को अपदस्थ किया था। यह उसके अपने हित से अधिक समाज और देश हित के लिए था। सबसे बढ़कर यह है कि जिस राष्ट्र की आजकल बहुत चर्चा होती है, उसकी परिकल्पना पहली दफा महापद्म नंद ने ही की थी। एक राष्ट्र यानी एक राष्ट्र को उसने साकार किया था। वह स्वयं उसका प्रथम सम्राट बना। हिमालय से लेकर समुद्र तक एक राष्ट्र की उसकी योजना थी। नंद पहले शासक थे जिसने सेना को राजधानी में रखने के बजाय सीमा क्षेत्रों में रखना जरूरी समझा था। महापद्म नंद ने उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व दिशा में बहुत बड़ी सैनिक विजय प्राप्त की और उस समय के लगभग सभी आस पड़ोस के साम्राज्यों का अंत करके उनका नामो निशान मिटा दिया। इसी कारण इन्हें पुराणों में सर्व क्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला या दूसरा परशुराम भी कहा गया है। ब्राह्मण पौराणिकता ने ही इसे परशुराम के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज किया। उसने अपने समय के सभी क्षत्रिय राजकुलों को पराजित करके नष्ट कर दिया था। उसके विजय अभियान वर्णन के लिए आज भी किसी समर्थ इतिहासकार का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि नंदों ने विद्वानों की कद्र नहीं की। जैसा कि चाणक्य ने अपने अपमान को लेकर ऐतिहासिक कोहराम खड़ा कर दिया था। चाणक्य कितना विद्वान था, यह अलग विमर्श का विषय है और उसके अपमान की कहानी एक तरफा है। कई इतिहासकार यह मानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि चाणक्य नंद साम्राज्य में आश्रय की अभिलाषा से गया हो, लेकिन उसे अपनी अभिलाषा के अनुसार मान सम्मान नहीं मिलने के कारण वह नाराज हो गया। चूंकि अभिलाषा गहरी होती है तो अपमान भी गहरा लगता है। मुद्रा राक्षस नाटक से पता चलता है कि चाणक्य को अपने पद से हटा दिया गया था। अपमानित होकर उसने नंद साम्राज्य के उन्मूलन की शपथ ली और कुशवंशी चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से उसे उस कार्य में सफलता मिली।
इन दोनों ने उस कार्य के लिए पंजाब के क्षेत्रों से एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें संभवतः कुछ विदेशी तत्व और लुटेरे व्यक्ति भी शामिल थे। चंद्रगुप्त ने धनानंद को उखाड़ फेंकने में पोरस से भी संधि की थी। पोरस, जो प्रवर्तक के नाम से भी जाने जाते थे। सच यह है कि नंदों ने विद्वानों को राज्याश्रय देने का आरंभ किया था। उसने उत्तर पश्चिम इलाके से व्याकरण के आचार्य पाणिनि को पाटलिपुत्र में आमंत्रित किया। पाणिनि नंद दरबार के रत्न और राजा के मित्र थे। महापद्म नंद ने शूद्र जनता के मनोविज्ञान को झकझोर दिया था। इसकी अहमियत चाणक्य समझता था। उसकी शायद यह विवशता ही रही होगी कि उसने एक क्षत्रियों से उत्पन्न बालक चंद्रगुप्त को नंदों के विरुद्ध खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं था कि धनानंद के समय मगध की राजव्यवस्था खराब थी। 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर भारत आया, तब कई कारणों से वह झेलम के किनारे से ही लौट गया। ये सही है कि उसकी सेना एक लंबी लड़ाई के कारण थक चुकी थी और अपने देश लौटना चाहती थी, लेकिन यह भी था कि पश्चिमोत्तर के छोटे छोटे इलाकों में जो राजा थे, उन्हें अपेक्षाकृत बड़ी सेना से भयभीत कर देना और पराजित कर देना तो संभव था, लेकिन उसने जैसे ही नंद साम्राज्य की बड़ी सेना के बारे में सुना तो उसके हाथ पांव कांप गए और सिकंदर का हौसला पस्त हो गया। कर्टियस के अनुसार महापद्म की सेना में 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल और 2,000 रथ के साथ 3,000 हाथी थे, तो वहीं डायोडोरस के अनुसार नंदों के पास 4,000 हाथी थे, जबकि प्लूटार्क ने 80,000 अश्वरोही और 7,20,000 की पैदल सेना, 8,000 घोड़े वाले रथ और 6,000 हाथी की सेना का वर्णन नंदों की सेना के रूप में किया है। सिकंदर मौर्यों से नहीं, नंदों से भयभीत होकर लौटा। इतिहासकारों ने इस तथ्य पर भी कम ही विचार किया है कि परिवर्ती मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था का मूल आधार नंदों की शासन व्यवस्था ही थी, जिसका ढांचा महापद्म नंद ने तैयार किया था। चंद्रगुप्त के समय में इसमें कुछ सुधार अवश्य हुए, लेकिन उसका मूल ढांचा पहले जैसा ही बना रहा। चंद्रगुप्त ने नंद राजाओं की साम्राज्य विस्तार की नीति को जारी रखते हुए इसे पश्चिमोत्तर इलाके में हिंदू कुश तक फैला दिया, लेकिन यह विस्तार नंदों की तुलना में बहुत कम था। नंदों ने किसी धर्म को विशेष प्रश्रय नहीं दिया। हम यह कह सकते हैं कि वह धर्मनिरपेक्ष राज्य था। यह वही समय था जब बौद्ध और जैन धर्म के प्रचारक मगध के इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे। नंदों के पूर्व हर्यक राजाओं ने बौद्धों को काफी सहूलियतें दी थीं। स्वयं बिंबिसार ने बुद्ध को वेणुवन प्रदान किया था, लेकिन नंदों ने किसी धर्म विशेष के लिए कुछ किया हो, इसकी सूचना नहीं मिलती। इसकी जगह विद्वानों को राज्याश्रय देकर ज्ञान क्षेत्र को विकसित करना उसने जरूरी समझा। नंद राजाओं ने अपने नाम काम के प्रचार हेतु राज खजाने का अशोक की तरह दुरुपयोग नहीं किया। ना ही उन्होंने अपने नाम के स्तंभ लगवाए, ना पंडितों को धनलोभ देकर अपनी प्रशस्ति लिखवाई। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। स्मिथ के शब्दों में कहें तो चाणक्य ने 66 परस्पर विरोधी राज्यों को इस बात के लिए विवश किया कि वह आपसी लड़ाई ना करें और स्वयं को किसी उच्चतर नियामक सत्ता के हाथों सौंप दें। सम्राट धनानंद सम्राट महापद्म नंद की पत्नी महानंदिनी से उत्पन्न अंतिम पुत्र थे। धनानंद जब युवराज था, तब अनेकों शक्तिशाली राज्यों को मगध साम्राज्य के अधीन करा दिया। नंदराज महापद्म नंद की मृत्यु के बाद 326 ईस्वी पूर्व में धनानंद मगध का सम्राट बना। नंदराज एवं भाई कैवर्त की मृत्यु के बाद यह बहादुर योद्धा शोकग्रस्त रहने लगा। फिर भी इसकी बहादुरी की चर्चा से कोई भी इसके साम्राज्य की तरफ आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सका। विश्व विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण के समय धनानंद की विशालतम सेना देख के हौसले पस्त हो जाना, इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता ने भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। यह भी पता चलता है कि भारत का एक शक्तिशाली राजा पश्चिमी एशियाई देशों के झगड़ों की मध्यस्थता करने की इच्छा रखता था। इस शासक को अत्यंत धनी व्यक्ति कहा गया है, जिसका संकेत नंदवंश के सम्राट धनानंद की ओर ही है। 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री हुएनसांग ने भी नंदों के अतुल संपत्ति की कहानी सुनी थी। जब महापद्म नंद पहली बार शासक बने और नंदवंश की स्थापना की, उस समय कठिन परिस्थितियां थीं, जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के सामने आईं, उससे कई गुना अधिक थीं। महापद्म नंद के लिए समाज और राष्ट्रहित सर्वोपरि था। कुल मिलाकर नंदों, खासकर महापद्म नंद के साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया। पुराणों में इस राजवंश को शूद्रों के शासन का अगुआ होने के कारण अधम कहा गया।